डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग विद प्रतीक में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर या नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं और ये आपके ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं और इनको हम जो है वो साइकियाट्रिक यानी कि मनोवैज्ञानिक रोग भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे सीजोफ्रेनिया के रिगार्डिंग, जो कि एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। तो सीजोफ्रेनिया के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है सीजोफ्रेनिया और सीजोफ्रेनिया को हम किस तरीके से जो है वो देख सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, Schizophrenia is a challenging brain disorder that often makes it difficult to differentiate between what is real and unreal। तो सीजोफ्रेनिया एक ऐसी चुनौतीपूर्ण मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति इस बात का भेद नहीं कर पाता है कि क्या वास्तविक है अथवा क्या काल्पनिक है। तो काल्पनिकता और वास्तविकता के बीच में अगर वह भेद नहीं कर पा रहा है तो संभावना ये है कि वो पर्सन सीजोफ्रेनिया से अफेक्टेड है। टू थिंक क्लियरली, मैनेज इमोशन, रिलेट टू अदर्स एंड फंक्शन नॉर्मली। यहाँ पर क्या है कि उसकी जो थिंकिंग है वो यहाँ पर क्या होगी, अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा आपकी रियलिटी और अनरियलिटी को, तो यहाँ पर अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाएगा, ठीक है, उन अपनी फीलिंग्स को, अपनी थिंकिंग को जो है वो वहाँ यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाएगा और दूसरों के साथ में उसको कोरिलेट नहीं कर पाएगा। एंड फंक्शन नॉर्मली, तो उसके जो नॉर्मल फंक्शन है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट होंगे। देन आप देख रहे हैं कि इट अफेक्ट द वे अ पर्सन बिहेव एंड थिंकिंग। और इस कंडीशन में आपका जो कि सीजोफ्रेनिया वाली कंडीशन है, इसमें उस व्यक्ति का व्यवहार और उसकी थिंकिंग यानी कि जो उसके विचार हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, मेनली अफेक्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आगे। तो आप देख रहे हैं कि सीजोफ्रेनिया इज़ अ क्रॉनिक एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। सीजोफ्रेनिया जो है वो आपका एक क्रॉनिक और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट हाउ अ पर्सन थिंक, फील एंड बिहेव। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपका सीधा जो संबंध रहता है वो इस चीज़ से कि कोई भी व्यक्ति जो कि सीजोफ्रेनिया से पीड़ित है वह किस तरीके से थिंक कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, किस तरीके से महसूस कर रहा है, फीलिंग्स क्या हैं और बिहेव, उसका व्यवहार क्या है। द पीपल विद सीजोफ्रेनिया मे सीम लाइक दे हैव लॉस्ट टच विद रियलिटी। और जो भी व्यक्ति सीजोफ्रेनिया से पीड़ित होता है वह अपना संबंध जो है वो वास्तविकता के साथ में खो देता है, तो उसका जो टच है वो आपका लॉस हो जाता है विद द रियलिटी। देन आप देख रहे हैं कि ऑल्दो सीजोफ्रेनिया इज नॉट एज कॉमन एज अदर मेंटल डिसऑर्डर। यहाँ पर जो सीजोफ्रेनिया है वो साधारण नहीं है, कॉमन नहीं है अन्य मेंटल डिसऑर्डर या अन्य मानसिक बीमारियों की तरीके से। द सिम्टम्स कैन बी वेरी डिसेबलिंग, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसेबल करने वाले हैं, अयोग्य करने वाले हैं। व्यक्ति अपने जो वर्क हैं उनको परफॉर्म नहीं कर पाता है और वो डिसेबलिंग फील करता है। देन अब हम बात करेंगे आगे तो टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया के रिगार्डिंग। तो सीजोफ्रेनिया जो है वो कितने टाइप का हो सकता है, इनके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। नंबर 1, अ सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो पहले हम बात करेंगे सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर। इन दिस टाइप द पेशेंट एक्सपीरियंस मूड डिसऑर्डर, मीनिया एंड डिप्रेशन। तो ये एक जो है जो सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो आपका एक कॉम्बिनेशन
डिप्रेशन सीजोफ्रेनिया है, जिसमें आपका मूड डिसऑर्डर भी है और साथ के साथ में जो है वो डिप्रेशन भी है। सीजोफ्रेनिया और आपका मूड डिसऑर्डर दोनों अगर साथ में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इन दिस टाइप द पेशेंट एक्सपीरियंस मूड डिसऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है कि इस टाइप में क्या होता है, पेशेंट जो है वो आपका मूड डिसऑर्डर को जो है वो फील करेगा, मीनिया और डिप्रेशन वाली स्टेट को जो है वो फील करेगा। देन देख रहे हैं आप कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। तो कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया में आप देख रहे हैं इट अकर्स एक्सट्रीम चेंज बिहेवियर इज सीन इन द पेशेंट। ये आपका एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट में जो है वो एक्सट्रीम चेंज देखने के लिए मिलते हैं उसके बिहेवियर में। अ ड्रामेटिक डिक्रीज इन एक्टिविटीज ऑफ पेशेंट इज ऑब्जर्व्ड। और यहाँ पर क्या होता है कि एक ड्रामेटिक डिक्रीज जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है पेशेंट की एक्टिविटी में, जो कि ऑब्जर्व होता है। पेशेंट कैन नॉट स्पीक, मूव और रेस्पॉन्ड। तो पेशेंट क्या है कि किसी भी तरीके से जो है वो आपका स्पीक यानी कि बोल नहीं पाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होगा कि मूव नहीं कर पाएगा और रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है। और पेशेंट बिकम ओवर एक्साइटेड और हाइपर रिएक्टिव। तो यहाँ पर क्या है कि जो पेशेंट है वो हमारा ओवर एक्साइटेड हो जाएगा और हाइपर रिएक्टिव हो जाएगा अगर हम उसको किसी भी चीज़ के लिए स्पीक या फिर रेस्पॉन्ड या फिर मूव करने के लिए अगर प्रेशराइज करेंगे तो वो हाइपर रिएक्टिविटी और ओवर एक्साइटमेंट को जो है वो शो करेगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया, दैट इज अ डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफ्रेनिया और हैवीफ्रेनिया। तो इसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफ्रेनिया और हैवीफ्रेनिया के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं कि डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड बिहेवियर आर फीचर्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो डिसऑर्गेनाइज जो थिंकिंग है, जो बिहेवियर है, ये क्या है आपके फीचर्स हैं सीजोफ्रेनिया के। द पर्सन मे हैव इनकोरेंट एंड इलॉजिकल थॉट्स एंड स्पीच। तो पेशेंट क्या है कि यहाँ पर जो है वो आपके इनकरेंट और आपके इनलॉजिकल थॉट्स को और स्पीच को जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है। दिस कैन मेक डिफिकल्ट टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी सच एज प्रिपेयरिंग मील्स एंड टॉकिंग केयर और पर्सनल हाइजीन और वॉशिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि जो भी पेशेंट है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है और बिहेवियर के साथ साथ में यहाँ पर फीचर्स भी चेंज हो रहे हैं। और जो भी पर्सन है वो अपने दिमाग में जो है वो इलॉजिकल थॉट्स को जो है वो स्पीच करेगा, ऐसे विचारों को रखेगा, ऐसी बातों को कहेगा जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। दिस कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म डेली एक्टिविटी। और जिसकी वजह से जो भी हमारा पेशेंट है वो यहाँ पर क्या नहीं कर पाएगा, डेली एक्टिविटीज़ को जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सच एज प्रिपेयरिंग मील्स, अपना खाना नहीं बना पाएगा। टेकिंग केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन, अपने हाइजीन की जो है वो केयर नहीं कर पाएगा और वॉश नहीं कर पाएगा। देन आप देख रहे हैं इसके इटियोलॉजी एंड कॉजेज़ के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो हम यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से सीजोफ्रेनिया हो सकता है। ऐसे कौन से कारण हैं, दैट आर द कॉजेज एंड इटियोलॉजी ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीजोफ्रेनिया इंक्लूड। तो जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, सीजोफ्रेनिया की रिस्क को जो है वो यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं लो ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग बर्थ। अगर किसी भी इन्फेंट की जब बर्थ हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि ड्यूरिंग द बर्थ अगर लो ऑक्सीजन लेवल था तो यहाँ पर जो है सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। यानी कि जब भी किसी बच्चे का जन्म हुआ था, अगर उसके जन्म के समय उसका ब्लड ऑक्सीजन लेवल SpO2 लेवल अगर कम था, ठीक है, तो यहाँ पर चांस है कि उसको सीजोफ्रेनिया हो सकता है।
सेकंड आप देख रहे हैं फिजिकल और सेक्सुअल एब्यूज़ इन चाइल्डहुड। अगर बचपन में किसी के साथ में अगर सेक्सुअली एब्यूज़ हुआ है या फिर फिजिकल यहाँ पर एब्यूज़ हुआ है, किसी को यहाँ पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो मानसिक सदमा लगा हुआ है, ठीक है, उस प्रताड़ना का, उस घटना का, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर सिजोफ्रेनिया हो सकता है। देन आप देख रहे हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। एंड देन आप देख रहे हैं कि साइकोल फैक्टर, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके साइको सोशल फैक्टर हैं, जैसे कि आपका जो ट्रॉमा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यानी कि आपको कोई ट्रॉमा वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली है, तो यहाँ पर उसको भी आपका सिजोफ्रेनिया को अकर करा सकती है। देन यहाँ पर आप देखेंगे जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक इनहेरिटेंस में अगर हम बात कर रहे हैं, इफ़ देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ सिजोफ्रेनिया इन अ फैमिली द चांस ऑफ डेवलपिंग इट आर लेस देन 1%। अगर हमारी या फिर किसी की भी फैमिली में अगर कोई भी हिस्ट्री नहीं रही है सिजोफ्रेनिया की, तो यहाँ पर सिजोफ्रेनिया होने के चांस जो हैं वो लेस देन 1% है, यानी कि 1% से भी कम चांसेस रहेंगे। हाउएवर अ पर्सन रिस्क राइजेस इफ वन ऑफ देयर पेरेंट्स हैज़ डायग्नोसिस ऑफ इट। तो यहाँ पर सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस जब बढ़ जाते हैं जब किसी के पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स, माता पिता में से कोई भी एक अगर सिजोफ्रेनिया से अफेक्टेड रहा है, तो इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि सिजोफ्रेनिया जो है वो हो सकता है। देन आप देख रहे हैं अ केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। यहाँ पर केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सिजोफ्रेनिया appears to develop when there is an imbalance of neurotransmitter called dopamine and possibly also serotonin in the brain। तो आपके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जैसे कि डोपामिन है, सेरोटोनिन है, अगर इनकी एंडोजीनियस सिंथेसिस या बायोकेमिकल सिंथेसिस अगर प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इनका स्टोरेज, रिलीज और सीक्रेशन अगर प्रॉपर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, इनबैलेंस हो जाता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जैसे कि आपका डोपामिन का इनबैलेंस है या फिर आपका सेरोटोनिन या फिर इसको हम क्या बोलते हैं 5-HT यानी कि 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो इनका अगर इनबैलेंस हो जाता है ब्रेन में, तो यहाँ पर सिजोफ्रेनिया देखने के लिए मिल सकता है। और देन आप देख रहे हैं कि एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मलिटीज इन द ब्रेन स्ट्रक्चर लाइक एनलार्ज ब्रेन वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रेन के जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो यहाँ पर अगर एनलार्ज हो गए हैं तो हम इसको एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमने उन सभी कारणों के बारे में जाना जिनकी वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लैक ऑफ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन की कमी होने की वजह से यहाँ पर सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो पर्सन क्या चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। देन आप देख रहे हैं कि रिड्यूस्ड स्लीपिंग, अगर उसको प्रॉपर जो है वो स्लीप नहीं आ रही है और स्लीपिंग जो है रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी आपको जो है वो सिजोफ्रेनिया के ये भी आपका सिम्टम्स है और साइन है। देन आप देख रहे हैं हेलोसिनेशन। देन आप देख रहे हैं कि हेलोसिनेशन में हियरिंग, सीइंग और फीलिंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। तो यहाँ पर हेलोसिनेशंस आना शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, सुनाई देना शुरू हो जाएंगी और महसूस होना शुरू हो जाएंगी जो कि वास्तविकता में है ही नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है आपकी हेलोसिनेशंस में। देन आप देखेंगे स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि प्रॉपर आपको नींद नहीं आएगी, इंक्लूडिंग इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा वाली स्थिति रहेगी, एंजाइटी, चिंता, रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी। तो आपका स्लीप जो है वो आपका डिस्टर्ब रहेगा, इंसोम्निया, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस आपको फील होगा। देन आप देख रहे हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इनकोरेंट और
इररिलेवेंट स्पीच। तो यहाँ पर क्या है कि आपका बिहेवियर है वो आपका नॉर्मल नहीं रहेगा, एबनॉर्मल आपका व्यवहार हो जाएगा और आपकी जो स्पीच रहेगी वो क्या रहेगी, डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगी और आप देखेंगे इनरिलेवेंट और इनकोरेंट जो है वो आप स्पीच देंगे। तो ये कंडीशन रहती है आपकी सिजोफ्रेनिया में, ये आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी के रिगार्डिंग कि सिजोफ्रेनिया जो है वो हमारे बॉडी में किस तरीके से डेवलप होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं द पैथोजेनेसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया इज एक्सप्लेन्ड बाई इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर डोपामिन एंड इट इज टर्म्ड द हाइपोथेसिस ऑफ डोपामिन। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारा पैथोजेनेसिस है सिजोफ्रेनिया की वो एक्सप्लेन की जाती है न्यूरो केमिकल्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स के जो है वो आपके इनबैलेंस के थ्रू, जिसमें आपके डोपामिन इनबैलेंस की बात कर रहे हैं और इसको जो है वो हम बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ डोपामिन, यानी कि डोपामिन की हाइपोथेसिस। ऐसा होता क्यों है, तो आप देखेंगे ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स। तो आगे देख रहे हैं आप कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक सेल्स इन सबस्टेनिया निग्रा इन बेसल गैंग्लिया। तो आप देख रहे हैं कि जो डोपामिनर्जिक सेल्स हैं, जहां पर जिन सेल से हमारा डोपामिन बनता है वो सेल्स क्या हो गई, डिस्ट्रक्शंस हो गया उनका, यानी कि वो सेल्स जो है वो आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, उनकी सेल्स की कुछ की डेथ हो गई है। तो ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिलती है और डोपामिन जो है वो आपका सिंथेसाइज होता है सबस्टेनिया निग्रा में, जो कि आपका बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है। तो सबस्टेनिया निग्रा की अगर सेल्स जो है वो आपकी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी तो प्रॉपर जो है वो डोपामिन का सिंथेसिस और यहाँ पर जो है वो सीक्रेशन नहीं हो पाएगा। देन आप देख रहेंगे कि अल्ट्रेशन इन द सिंथेसिस स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और जब आपका यहाँ पर प्रॉपरली जो है वो सिंथेसिस नहीं हो पाएगी डोपामिन की, उसकी स्टोरेज नहीं हो पाएगी और रिलीज नहीं हो पाएगी, देन आप देख रहे हैं कि अल्ट्रेशन इन सेरोटोनिन, और जो क्या कर देगा कि अल्टर कर देगा सेरोटोनिन को एंड गाबा न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। और जो हमारा गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जो न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में, उसको भी। तो आप देख रहे हैं कि सीधे क्या है यहाँ पर जो है वो हमारा डोपामिन जो है वो आपका प्रॉपरली अगर सिंथेसाइज स्टोर और रिलीज नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका सेरोटोनिन यानी कि 5-HT और गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड का जो है वो भी यहाँ पर जो लेवल है ब्रेन में वो आपका अल्टर हो जाएगा, ठीक है। देन आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा लेवल आपका डोपामिन का और सेरोटोनिन का, में लीड टू मैनी बिहेवियरल सिम्टम्स। जो क्या करेगा कि यहाँ पर कई तरीके के जो है वो आपको बिहेवियरल सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। अकर्स डिसऑर्डर्ड इन थॉट इमोशंस एंड बिहेवियर, और आपको जो है वो डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेंगे थॉट्स में, इमोशंस में और बिहेवियर में, और यही आपका कॉज करते हैं सिजोफ्रेनिया को। तो आपने यहाँ पर इसकी पैथोजेनेसिस देखी जिसमें आपने सिंपली यही समझा कि इसकी पैथोजेनेसिस जो है वो केमिकल इनबैलेंस की वजह से हो रही है, ठीक है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के इनबैलेंस की वजह से हो रही है, जिसमें आपका क्या होता है कि जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका सबस्टेनिया निग्रा इन बेसल गैंग्लिया में जो सिंथेसाइज होता है। अगर यहाँ पर सबस्टेनिया निग्रा की सेल्स अगर डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं तो आपका क्या होगा कि डोपामिन का प्रॉपर सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका अल्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है 5-HT यानी कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और सेरोटोनिन में, एंड आपके गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर में। और ये आपका क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो बिहेवियरल सिम्टम्स को जो है वो लीड कर देंगे और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। सो इट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी डायग्नोसिस के रिगार्डिंग। तो हम किस तरीके से जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी भी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले आप देख रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जाम। योर डॉक्टर may do a physical exam and ask
क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी डॉक्टर होता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट है या जो साइकियाट्रिस्ट है, वो आपका क्या करता है कि कुछ सवाल पूछेगा और उन सवालों का जवाब लेकर जो है वो इस चीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश करेगा कि पेशेंट जो है वो यहाँ पर क्या है, सिजोफ्रेनिया से अफेक्टेड है या नहीं। देन आप देख रहे हैं कि सेकंड वन इज साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर जो आपका साइकियाट्रिस्ट है उसके द्वारा जो है वो यहाँ पर इवैल्यूएट किया जाएगा पेशेंट को। तो आप देखेंगे योर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आस्किंग अबाउट थॉट्स, मूड्स एंड delusions, hallucination, substance use and potential for the violence or suicide। तो यहाँ पर जो आपका साइकियाट्रिस्ट है या साइकियाट्रिक जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो साइकियाट्रिस्ट के थ्रू हो रहा है, वो कि आपका क्या है, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है और वो पेशेंट से कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस अराइज करेगा और जिनके जवाब से वह उसके थॉट्स के बारे में समझने की कोशिश करता है कि उसके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, ठीक है, उसका मूड किस तरीके का है। देन उसको हेलुसिनेशंस अगर आ रहे हैं तो उसको क्या ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, क्या ऐसी चीज़ें उसको सुनाई देती हैं, क्या ऐसी चीज़ें उसे महसूस होती हैं जो कि वास्तविकता में मौजूद नहीं है। देन आप देख रहे हैं कि सब्सटेंस यूज एंड पोटेंशियल फॉर वायलेंस एंड सुसाइड, और यह किस प्रकार की चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहा है पेशेंट। देन उसका क्या पोटेंशियल है कि कितनी देर के बाद में वो हिंसक हो सकता है, ठीक है, वायलेंस होने की क्या पोटेंशियल है। और देन आप देख रहे हैं कि सुसाइड करने के लिए, यानी कि वह सुसाइड अटेम्प्ट करना चाह रहा है और नहीं चाह रहा है, वो उसकी सुसाइड अटेम्प्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको भी जो है वो साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन में यहाँ पर आपका साइकियाट्रिस्ट डिटरमाइन कर लेता है। देन आप देख रहे हैं दिस ऑल्सो इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ द फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री, और इसमें आपका जो है वो साइकियाट्रिस्ट यहाँ पर फैमिली मेम्बर से जो है वो फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पता करता है, साथ ही साथ में पर्सनल लाइफ की हिस्ट्री के बारे में भी पता करता है कि पेशेंट की पर्सनल लाइफ में क्या इंसिडेंट रहे हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया है या फिर आपको सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन को सफ़र कर रहा है। देन आप देखेंगे DSM-5 टेस्ट। तो देन DSM-5 टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। योर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में यूज the criteria for the depression listed in the diagnostic and statistical manual of the mental disorder 5 पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या है कि जो DSM-5 है वो आपका क्या है कि जो है वो मेंटल डिसऑर्डर का एक मैनुअल होता है, और इस मेंटल डिसऑर्डर मैनुअल के को जो पब्लिश किया गया था वो आपकी अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन ने जो है वो पब्लिश किया था। इस मैनुअल में यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है कि जो भी आपका साइकियाट्रिस्ट है या फिर जो भी आपका न्यूरोलॉजिस्ट है वो यहाँ पर क्या करेगा कि सिंपली क्वेश्चंस को अराइज करता है और उसमें जो मैनुअल में जो लिस्टेड क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू क्या रिप्लाई कर पा रहा है पेशेंट, उसके थ्रू वो डिटेक्ट कर लेता है कि डिजीज़ किस स्टेज पर है और कितना क्रिटिकल है। देन अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कि सिजोफ्रेनिया के लिए क्या ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके ट्रीटमेंट में कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स, यानी कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं जिसमें आपका अराइपिप्राजोल जो है वो ड्रग दिया जाएगा, उसके अलावा ब्रेक्सीपिप्राजोल ड्रग दिया जाता है। सम कॉमन मेडिकेशन फॉर सिजोफ्रेनिया लाइक हेलोपेरिडोल और रेस्पेरिडोन जो है वो आपकी ड्रग दी जाती हैं, एंड पेशेंट की जो है वो यहाँ पर काउंसलिंग की जाती है। देन आप देख रहे हैं इस बीमारी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सुसाइड एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स एंड थॉट्स ऑफ सुसाइड। तो पेशेंट क्या कर लेगा, या तो सुसाइड करेगा या फिर सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करेगा, आत्महत्या का प्रयास करेगा, या फिर उसके दिमाग में जो है वो आत्महत्या करने के लिए जो है वो विचार आना शुरू हो जाएंगे। देन आप देख रहे हैं कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन,
पेशेंट जो है वो एंजाइटी वाली कंडीशन को जो है वो फील करेगा और डिप्रेस्ड फील करेगा। सोशल आइसोलेशन एंड अग्रेसिव बिहेवियर, उसको जो है वो सोशली आइसोलेट रहना ही पसंद करेगा, ठीक है। समाज से उसका कोई भी मतलब नहीं होगा और वो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। एंड एग्रेसिव बिहेवियर, और उसका जो व्यवहार होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, वो हिंसक होने का प्रयास करेगा। देन आप देखेंगे इनएबिलिटी टू वर्क एंड हेलोसिनेशन, वो आपका प्रॉपर जो वर्किंग है, ठीक है, उस वर्क को नहीं कर पाएगा, उसमें आपकी इनएबिलिटी को फील करेगा। और हेलोसिनेशंस यानी कि उसको जो है वो हेलोसिनेशंस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी जो है चीज़ें हैं जो कि रियलिटी में मौजूद ही नहीं है, उनको वो विजन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उनको जो है वो ऐसी चीज़ें उसको सीन होंगी, हियरिंग होंगी, और वो उनको फील करने की कोशिश करेगा। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर upcoming videos. So thanks once again.